नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात की शुरुआत करेंगे रामचरितमानस के एक प्रसंग से। प्रसंग आपको याद होगा, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। जब भगवान राम का संदेश लेकर, उनकी निशानी लेकर माता सीता के पास हनुमान जी जा रहे थे, तब सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और जाने नहीं दे रहे थे, समुद्र पार नहीं करने दे रही थी। तब का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तो आप ये मत समझिए कि मैं आज कुछ रामचरितमानस पर प्रवचन देने जा रहा हूँ या उसके संदर्भ में कुछ बोलने जा रहा हूँ। मैं इसको एक रूपक के रूप में इस्तेमाल करके आज की राजनीति पर प्रक्षेपित करना चाहता हूँ। आज की राजनीति में कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर है कि इस तरह का इस्तेमाल जो है इस देश में अगर कोई एक नेता कर सकता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसको मैं एक रणनीति के रूप में देखता हूँ। अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी, अपने दुश्मन के खिलाफ अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो क्या करना चाहिए, ये हनुमान जी से सीखे। आपको रामचरितमानस में ढेरों प्रसंग ऐसे मिलेंगे, इस तरह के रणनीतिक प्रसंग जो आपको बताएंगे कि कैसे, चाहे वो कॉरपोरेट जगत का मामला हो और चाहे वॉर स्ट्रेटजी हो, इन सब मामलों में कैसे हनुमान जी ने रास्ता दिखाया है, कैसे पथ प्रदर्शन किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो इस प्रसंग में ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इसका संदर्भ ये है कि अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी से जीतना है तो अपनी ताकत बढ़ाइए। उसकी ताकत को कम करने की ज़रूरत नहीं है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती गई, विकराल करती गई, उससे दुगना हनुमान जी अपने शरीर को विशालकाय करते गए। और आखिर में आपको पता है कि उन्होंने एकदम लघु रूप धरा और जो है उसके मुंह से निकलकर समुद्र पार कर गए। तो स्ट्रेटजी ये है कि हमेशा बड़ी लकीर खींचो। किसी लकीर को छोटा करने की कोशिश मत करो, बड़ी लकीर खींचो, हमेशा जो है वो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस मंत्र को नरेंद्र मोदी ने राजनीति में बहुत गहराई से अपना लिया है। आप उनके पिछले 10 साल का, मुख्यमंत्री काल की बात छोड़ देता हूँ, 10 साल का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया और उनके सामने जो चुनौतियाँ आई उनका जिस तरह से मुकाबला किया। मैं 3 घटनाओं का कई बार जिक्र कर चुका हूं, आज फिर जिक्र करूंगा कि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। पहली चुनौती थी जब उन्होंने नोटबंदी की थी, दूसरी चुनौती थी जब जीएसटी लागू किया था, और तीसरी चुनौती थी जब कोरोना में उन्होंने लॉकडाउन किया था। ये तीनों चुनौतियां, फिर कह रहा हूं, अगर कोई और नेता होता और कोई प्रधानमंत्री होता तो इनसे निपट नहीं पाता, निपटा दिया जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने हमेशा बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, और ये बड़ी लकीर उन्होंने जनता के विश्वास के आधार पर खींचने की कोशिश की। तो इस 2024 के चुनाव के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ। इस चुनाव के संदर्भ में आप देखिए कि परिवर्तन क्या हुआ है। मोदी के आने से पहले देश में एक तरह से पोस्ट कॉलोनियल जो रूल था उसी को स्थापित करने, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश थी। सनातन को बदनाम करने, सनातन को नीचा दिखाने और सनातन पर शर्म करने का प्रचलन बहुत तेज था। उसमें हिंदू भी तमाम शामिल थे, बड़ी संख्या में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव किया है उसके सिर्फ 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण अभी हाल ही में तमिलनाडु में पोलिंग हुई है 19 तारीख को। तमिलनाडु में डीएमके के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनके सांसदों को जनता को जवाब देना पड़ा है सनातन धर्म के विरोध का। कई जगह उनको जनता ने एक तरह से लगभग खदेड़ सा दिया, उसमें ए राजा भी शामिल है। इन नेताओं को अंदाज़ा नहीं था सनातन के मुद्दे पर जो स्टैंड लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका तमिलनाडु में कितना असर हुआ है। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, दक्षिण में जो असर हुआ है वो तमिलनाडु के चुनाव में दिखाई दिया। और ये बात जो है डीएमके और स्टालिन को समझ में आई कि चुनौती असल में उनको एआईडीएमके जो उनका परंपरागत विरोधी है उससे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से है।
अन्नामलाई के रूप में, एक प्रतीक के रूप में उनका सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई बनकर उभरा है पिछले 5 सालों में तो के अन्नामलाई, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सनातन का असर जिस तरह से हुआ है तमिलनाडु में, उसका अंदाज़ा मुझे नहीं लगता कि एम के स्टालिन को या उदयनिधि स्टालिन को था। इसका असर आपको, इसका क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, ये आपको 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब दिखाई देगा। दूसरा उदाहरण पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगता था कि अगर एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलेगा तो हमको जब तक चाहेंगे तब तक सत्ता में रहने से कोई रोक नहीं सकता है। ममता बनर्जी के इस रुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। ममता बनर्जी को हिंदुओं की ओर सोचना और बोलना पड़ा। उनके 13 साल के राज में, 13 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2011 में पहली बार बनी थी मुख्यमंत्री, तब से लेकर अब तक कभी रामनवमी पर छुट्टी नहीं होती थी। पहली बार रामनवमी की छुट्टी हुई। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है उसमें रामनवमी की छुट्टी जो है वो कुफ्र से कम नहीं है, वो उनके लिए पाप करने जैसा है। लेकिन ममता बनर्जी को ये करना पड़ा और करने के लिए मजबूर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं सनातन को लेकर, जो आग्रह है सनातन को लेकर, जिस तरह से सनातन की पुनर्स्थापना का अभियान चलाया है प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उससे मजबूर होकर, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ तक कि उससे डर कर ममता बनर्जी को ये कदम उठाना पड़ा। और केवल छुट्टी नहीं हुई, पहली बार आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद से शायद पहली बार कभी ऐसा किया हो तो मुझे याद नहीं है, कम से कम सत्ता में रहते हुए तो पहली बार ही हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के लोग रामनवमी पर झांकियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं रामनवमी के। ये वो लोग हैं जो रामनवमी के जुलूस निकालने वालों पर पथराव करने वालों का समर्थन करते थे, उनका बचाव करते थे। ये परिवर्तन का, बड़े परिवर्तन का देश में जो हो रहा है उसका संकेत है। विपक्ष ने सोचा कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो मोदी को परास्त कर सकते हैं। विपक्ष ने कोशिश की बड़ी लाइन खींचने की, लेकिन पूरी तरह से असमर्थ रहा। एक इंडी नाम का गठबंधन बनाया। गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तोड़कर मोदी ले आए एनडीए में, और उस गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। कहने को कागज़ पर उसका अस्तित्व ज़रूर है, लेकिन गठबंधन के लोग जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, ख़ासतौर से सबसे ताज़ा उदाहरण है केरल का। केरल में केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी आलोचना कर रहे हैं। पिनराई विजयन ने कहा, राहुल गांधी को याद दिलाया कि आपकी दादी ने 1.5 साल हम लोगों को बिना किसी अपराध, बिना किसी आरोप, बिना किसी मुकदमे के जेल में रखा, ये बात मत भूलिए। ये बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे वो सीपीएम का केरल का सबसे बड़ा नेता बोल रहा। ये परिवर्तन देखिए, ये सामान्य परिवर्तन नहीं है। ये कहने को दोनों इंडी अलायंस के गठबंधन के साथी हैं, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, उससे आपको लगेगा कि ये कभी साथ रहे ही नहीं हो या साथ है ही नहीं। तो पहली बार हो रहा है कि दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और केरल में ट्रायंगुलर संघर्ष हो रहा है, ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। वरना तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के जो गठबंधन बनते थे उनके बीच में संघर्ष होता था, और केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में लड़ाई होती थी। पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उभार इन दोनों राज्यों में हुआ है। मैं सीटों की संख्या पर नहीं जाऊंगा, बीजेपी को कितना वोट मिलेगा इस पर भी नहीं जाऊंगा। इस पर, इन दोनों मुद्दों पर पहले काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, आपसे बात कर चुका हूं, इसलिए इन दोनों मुद्दों की बात आज नहीं करूंगा। आज बात करूंगा जो परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी नोबडी से समबडी बन गई है इन राज्यों में। और तेलंगाना की बात तो कर ही चुका हूं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है,
और दूसरे राज्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, तेलंगाना की बात कर ही ली हम लोगों ने। उसके अलावा उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वोत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी की नंबर 1 की स्थिति है और लगातार तीसरी बार वो स्थिति बनी रहने वाली है। कई राज्यों में, देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। ये परिवर्तन किया है नरेंद्र मोदी ने और उसके पीछे उनकी वही रणनीति है कि बड़ी लकीर खींचो, अपने दुश्मन से, अपने प्रतिद्वंदी से, अपने प्रतियोगी से ज़्यादा बड़े बनो, ज़्यादा ताकत बढ़ाओ। तो उन्होंने पिछले 10 साल में जो किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत बढ़ाई, उसका भौगोलिक विस्तार किया, उसका सामाजिक जो आधार है उसका विस्तार किया। तो इस खंभे पर जो 4 खंभे उन्होंने बनाए, जाति की राजनीति से देश को निकालने की कोशिश की। विपक्ष लगातार कोशिश करता रहा जाति की गणना के नाम पर फिर से देश को जाति की राजनीति के दलदल में ढकेलने की कोशिश करता रहा। उन्होंने एक तुरुप का पत्ता चला और कहा कि केवल देश में 4 जातियां हैं, युवा, किसान, नारी और गरीब। उन्होंने कहा यही 4 जातियां हैं, इनके अलावा और कोई जाति नहीं है। और फिर कहा कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, यानी जाति के बंधन को तोड़िए, विकास से जुड़िए। ये विकास को चुनावी राजनीति का केंद्र बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये मोदी की राजनीति का ही असर है। मोदी की लोकप्रियता का डर है कि सोनिया गांधी, जिन्होंने 10 साल तक 2004 से 2014 तक एक तरह से परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से सरकार चलाई, मनमोहन सिंह कठपुतली थे, असली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी, सबसे ताकतवर नेता थी उस समय देश की, और उनको रायबरेली के चुनावी मैदान से भागना पड़ा। स्वास्थ्य का बहाना करके चुनाव मैदान से वो भाग गई और राज्यसभा से संसद में पहुंच गई हैं। राहुल गांधी अभी तक अमेठी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस पार्टी रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। परिवार डरा हुआ है और सारे जितने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता हैं वो और ज़्यादा डरे हुए हैं। देश में एकमात्र विपक्षी नेता, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जो आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल में रहते हुए भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, वो उनकी छवि जो थी वो कट्टर ईमानदार की थी। कट्टर ईमानदार नेता की छवि को जनता की नज़र में कट्टर बेईमान नेता की बना देने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को है। तो भ्रष्टाचार के हमाम में सबको एक साथ खड़ा कर दिया है। ये बताया है और बार बार दोहरा रहे हैं कि तीसरी टर्म आने दो, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और तेज होगा। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर मुझे, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मुझे राजनीतिक रूप से इसका नुकसान भी उठाना पड़े तब भी मैं रुकूंगा नहीं। तो भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया और उनकी एकता ने इस काम को उनके और आसान कर दिया। जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपी और वंशवादी एक कटघरे में खड़े हैं, वो मोदी को और ताकतवर बना रहे हैं। ये उनके सामने ये लोग लिलीपुट नज़र आते हैं और मोदी विशालकाय नज़र आते हैं। तो मोदी लगातार ये कोशिश 10 साल से कर रहे हैं कि कैसे अपनी ताकत बढ़ाई जाए, केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। जो ताकत बढ़ी है, फिलीपींस का अभी ताज़ा उदाहरण है। ब्रह्मोस मिसाइल दी है फिलीपींस को भारत ने। अमेरिका फिलीपींस का समर्थन करता रहा। चीन फिलीपींस के एक बड़े भूभाग को, एक बड़े हिस्से को अपना हिस्सा बताता है और उसकी बड़ी समस्या है। अमेरिका केवल ज़बानी समर्थन की घोषणा करता रहा। भारत ने हथियार देकर फिलीपींस को बताया कि संकट में हम अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। तो चीन के खिलाफ किसी ने इस तरह से खड़े होने की हिम्मत की। चीन के खिलाफ LAC पर जिस तरह से पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से भारतीय सेना तैनात है, वैसी हिम्मत दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं दिखाई। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, सीमा हो या घरेलू मैदान हो, नरेंद्र मोदी अपनी ताकत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और वो बढ़ाते जा रहे हैं। सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, मोदी को घेरने की कोशिश की, भाजपा को घेरने की कोशिश की। भाजपा और मोदी को
भ्रष्टाचार के आरोप में घेरने की कोशिश की, मुद्दा चला नहीं। जनता के बीच से उसकी रेजोनेंस आई नहीं, उसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ी, क्योंकि जनता को मालूम है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। इसका फ़र्क करने के लिए जनता को किसी अदालत के फैसले का इंतज़ार नहीं है, उसका अपना विवेक है जिसके आधार पर वो फैसला करती है, और जनता ये फैसला कर चुकी है। इसलिए आप देखें कि आज देश में जो एक नेता जिसके पास सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उनके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि तीन बड़े डिसरप्शंस के बावजूद जनता का विश्वास उनसे डिगा नहीं है। तो जनता का जिस तरह का विश्वास है और जनता पर जिस तरह से मोदी को विश्वास है, उसी की ताकत से वो बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। चाहे 3 तलाक का कानून बनाना हो, सीएए का कानून बनाना हो, अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाना हो, या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करना हो। ये ऐसे काम हैं जिनकी 2014 से पहले ये हो सकता है, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको ज़मीन पर उतार कर दिखाया और कहा कि तीसरे टर्म में इससे और बड़े काम होने वाले हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो हमेशा इस नीति के समर्थक रहे हैं कि किसी लाइन को छोटा करने की कोशिश करने की बजाय बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। विपक्ष यहीं पर उनसे मात खा रहा है। विपक्ष लगातार पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मोदी की खींची हुई लाइन को छोटा कर सके। विपक्ष जितना कोशिश करता है, छोटा तो कर नहीं पाता, उसकी कोशिश के जवाब में मोदी उस लाइन को और बड़ा कर देते हैं। तो रामचरितमानस के इस प्रसंग से सीख लेकर, इस प्रसंग को अपनी नीति बनाकर नरेंद्र मोदी देश की राजनीति को एक नए आयाम पर ले जा रहे हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा उन्हें और बड़ा नेता बनाएगा। इतना बड़ा नेता जहां तक पहुंचना विपक्ष के किसी नेता, किसी दल के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। तो फिर एक बार उन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तो मोदी का रूप आप देखते जाइए, आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। विपक्ष जितनी कोशिश करेगा उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।